गुज़िश्ता 2 बरस की कोरोना की बहरानी सूरत हाल के बाद इमसाल मुल्क भर से तकरीबन 80,000 आज़मीन बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे। इनमें जम्मू और कश्मीर के तकरीबन 6,000 आज़मीन भी शामिल हैं। ऐसे में जम्मू और कश्मीर से पहला काफिला 5 जून को श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से बराह रास्त मदीना के लिए रवाना होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। आज़मीन का पहला जो काफिला है वो 5 जून को यहाँ से रवाना होने वाला है। अब मुझे लगता है कि 10 दिन का अरसा रह गया है, किस तरह की तैयारियां अमल में लाई गई है? इंशाल्लाह इस वक्त तक तो जो भी तैयारियां हमें करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। जो पहले कुरे में हमारे निकले थे 5,281 आदमी और उसमें 215 लोग लद्दाख भी थे। उनके हमने पासपोर्ट जमा किए। तकरीबन वो हमें तकरीबन 1-2 दिन में उनका वीज़ा भी मिल जाएगा हमें। तो लेकिन उस कुरे में हमें कोई 390 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने न पहला किस्त भर दिया न उन्होंने पासपोर्ट भर दिए। इनके इसलिए वो कैंसिल हो गए। उसके एवज में हमें एक तो वो 390 मिल गए हमें नए जो वेटिंग लिस्ट में। इसके अलावा हमें 350 और भी मिल गए। टोटल में तकरीबन हमें इस वक्त जो एडिशनल हमें और मिल गया ये कैंसिलेशन ये लेकर 764 और 764 का हमने पहले ही जो पहले 764 सीनियर वेटिंग लिस्ट में थे उनको हमने पहले इतला की। उन्होंने वो जो फार्म था उनके पास या बाकी डॉक्यूमेंट्स थे पासपोर्ट था उन्हें जमा कराए हमारे हज हाउस में। हज कमेटी में ये भी कहा था कि इसके अलावा कम से कम 30% और भी लोगों से आप पकड़ कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि इसमें 364 जो लोग हैं 764 लोग हैं इनमें से कितने नहीं बढ़ेंगे, ताकि हमें हमारे पास ऐसे टाइम कम है बहुत, तो ऐसा न हो कि हमारी सीटें ज़ाया हो जाएं। इसलिए आप पकड़ के रखिए। उनको हमने पहले कहा है कि आप एक अंडरटेकिंग भी दे दो। ये तो हम आप ये अपने रिस्क पर ले रहे हैं जो आप दे रहे हैं या आपको अंडरटेकिंग लेनी है कि कल नहीं ये कहोगे कि आपने हमें ये लिया। 764 में कितने अभी बाकी है जिन्होंने अभी तक दस्तावेजात या पैसे नहीं भरे हैं? तकरीबन 650 ने तो भर दिया आज तक। पैसा तो उनको नहीं अभी भरना है। फिलहाल हमें उनको एक डॉक्यूमेंट्स जो है पैसे के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको मांगे हमने। उनमें उनका पासपोर्ट भी है और जो फॉर्म है या मेडिकल सर्टिफिकेट वो हमने जमा करवाई है। अच्छा, ये बात रही जो आज़मीन का फॉर्म भरने या दस्तावेज भरने की बात है, लेकिन जो तैयारियां करनी है जिस तरह से हज हाउस से एयरपोर्ट ले जाने तक बसों का इंतजाम करना है, क़याम ताम का इंतजाम करना है, वो किस तरह किया गया है और किस तरह इस वक्त उस पर काम हो रहा है? 20 तारीख को हमें एक बड़ी मीटिंग ली थी जो काम ने, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आए थे। हमने वो फाइनलाइज किया उस दिन। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने अपने काम दिया हमने, वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। तो जो कि बसेस जो हमें लेनी है वैसे SRTC से हमें उनसे वादा किया है, तो वो बसें भी वो तकरीबन 1 दिन पहले ही वो लाएंगे वहाँ पर। जो कैटरिंग का है जो कि यहाँ हमें इस साल तो थोड़ा हमें ज़्यादा दिन रहेंगे हमारे हाजी साहब। उसकी वजह यह है कि हमें PCR जो 72 घंटे पहले ही करने हैं हाजियों को, उनको वो यहाँ ही करना है श्रीनगर में ही। इससे पहले थे मुझे पता था कि शायद लद्दाख वालों को लद्दाख में करेंगे या जम्मू वाले जम्मू करेंगे, वो नहीं है। उनको हमें श्रीनगर में ही करवाना है। इसलिए उस हिसाब से हमें उनको 3 दिन पहले ही हज हाउस में लाना है, खासकर दूर के जम्मू के और लद्दाख के। उनको 3 दिन पहले ही हज हाउस में रहना है, ताकि वो जो टेस्ट है वो यहीं हो जाएगा उसको। तो और उसके अलावा भी जो वैक्सीन है हम कोशिश करेंगे जो वैक्सीन और भी देने उनको यहीं हम उनको भी देंगे। अच्छा, जो आज़मीन नजदीक के हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए है कि वो देखिए हमारी 2 फ्लाइटें हैं जो अभी तक जो सऊदी अरब से हमें मौसूला इतला मिली है कि 2 फ्लाइटें हमारे, एक फ्लाइट तो हमारी यहाँ से 5 बजे निकलेगी और दूसरी 7 बजे शाम को। इसलिए वो शाम को 7 बजे, इसलिए उनको 12 बजे के बाद ही पहुंचना है हज हाउस। जहाँ वैली के लोग हैं, वैली के जो लोग हैं उनको 12 बजे से बाद में यहाँ 12 बजे से 1 बजे तक उनको पहुंचना है हज हाउस में जिस दिन जाना होगा। अलबत्ता जो कि यहाँ के आदमी है इस टेस्ट के लिए उनको 3 दिन पहले ही हमें यहाँ हज हाउस में आना पड़ेगा और फिर वो वापस जा सकते हैं, टेस्ट करके वो वापस जा सकते हैं। और जिस दिन उनको फिर फ्लाइट होगी तो फिर उस दिन आएंगे वो।
کیا دور دراز علاقوں کے جو عازمین ہیں ان کی قیام مقام کے لیے حج ہاؤس میں کوئی سہولیات دستیاب رکھی گئی؟ دور دراز کے ہیں، لداخ کے ہیں، جموں کے ہیں یا کرنا وغیرہ کے ہوں گے، ان کو 3 دن پہلے ہی تو آنا ہے یہاں. دیکھیے ان کو ٹیسٹ کے لیے تو آنا پہلے ہی ہے، وہ 3 دن پہلے نہیں آئیں گے پھر واپس جائیں گے، اس لیے وہ ان کو یہاں ہی رہنا ہے. ان کے لیے ہم نے پورا انتظامات کیے ہیں. انتظامات کے حوالے سے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، بعد میں عازمین شکایت کرتے ہیں کہ سہولیت کا فقدان تھا، کیا اس مرتبہ ان خدشات کو دور کیا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ جو یہاں کے ہیں، یہاں ہمیں کبھی نہیں کوئی شکایت نہیں آئی جو ہم یہاں حج ہاؤس میں کرتے ہیں یا ایئرپورٹ تک. ہاں البتہ شکایت کچھ آ رہی ہے جو سعودی عرب میں ہے وہاں کے انتظامات. یہاں کی تو جو ہم تک ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہمیشہ بھی کوآپریٹو رہی ہے، ساتھ دیا ہے، اور اس لیے اس سال بھی ہمیں امید ہے کہ اچھی طرح سے ہم کوآپریٹ کریں گے. گورنمنٹ بھی کوآپریٹ کے باقی جو اسٹیک ہولڈرز وہ بھی کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں آنے دیں گے ہم انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، تربیت کے حوالے سے یہ شکایت موصول ہوتی ہے جس طرح کی تربیت ایک عازم کو ہونی چاہیے یا ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہے. خدا نخواستہ کوئی عازم وہاں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ علاج کہاں اور کیسے کرنا ہے. اس طرح کی جانکاری عازمین میں کم پائی جا رہی ہے. نہیں، اس کے لیے بھی ہم نے دیکھیے ہم نے اس سال ٹرینرز بھیجے تھے اسپیشلی بمبئی ٹریننگ کے لیے. ٹرینرز الگ اور جو خدام بیٹھے ہیں وہ بھی بھیج رہے ہیں. خداموں کو پورا ہم نے کہہ کر رکھا ہے کہ جہاں بھی کسی بلڈنگ میں کوئی پرابلم ہو جائے گی تو آپ کو یہ دیکھو، ان کو تو یہی کرنا ہے کہ نزدیکی کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بیمار پڑ جائے گا، کوئی ہسپتال ہوگا، وہاں اس کو پہنچانا ہے. جہاں وہاں سے ڈاکٹر نہیں جا سکتا ہے حاجی صاحب، وہاں ڈاکٹر لانا ہے. وہ تو ہم نے آلریڈی دی ہے وہ ڈائریکشنز. اس کے علاوہ بھی جو بھی تربیت تو یہاں تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور کسی کسی جگہ ابھی بھی جو والنٹیرلی ہمارے لوگ ہیں وہ ابھی بھی دے رہے ہیں مسجدوں میں. مگر عازمین دیکھیے جو سفر کر چکے ہیں، عازمین جو بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہیں، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ خدا وہاں دکھتے نہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں عازمین ہوتے ہیں. ان خدام کے لیے پھر اپنی خدمات میسر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سال ہم نے یہ بات کی کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ کا ایک آج فلائٹ جائے گی، اسی ڈسٹرکٹ کا خدام بھی اسی میں جائے گا، تاکہ ان کو لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا خدام ہے، اور وہ کوشش ہوگی کہ اسی بلڈنگ میں وہاں بھی رہائش ہوگا مدینہ یا مکہ میں. اس لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بھی لوگ جا رہے ہیں، ان کو وہ ہم ڈائریکشنز دیں گے کہ ہم ان کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے وہاں پر. ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے عازمین جا رہے ہیں، کتنے خدام مقرر کیے گئے ہیں؟ ہاں، اس وقت تقریباً 25 خدام ہمارے جا رہے ہیں. ہر 150 پر ایک خدام. ہر 150 جو ایک خدام. بالکل بالکل. لداخ کے لیے میں خود اسپیشلی وہاں گیا، میں خود جو دونوں جگہ میں نے خود تربیت کی، دونوں جگہ لداخ میں بھی اور کرگل میں بھی. ماشاءاللہ وہاں بھی بہت لوگ تھے، بڑے اچھی طرح سے آئے تھے تمام لوگ. تقریباً 95% وہاں پہ اٹینڈنس تھی. اچھا، لداخ اور کرگل کے کتنے عازمین حج کے لیے جاتے ہیں؟ ہاں صاحب 215 ہے ان کا پورا. دیکھو چیک ان جو بیگیج ہے وہ سب ہو جائے گا، کسٹم چیک ان بیگیج کا یہاں حج ہاؤس میں. امیگریشن ایک رہے گا، وہ تو اور ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، تو وہاں انہوں نے 5 پوائنٹس رکھے ہیں. اس میں دیکھیے ہمارے 150 ایک فلائٹ میں 150 آج 1 گھنٹے میں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آج تو کبھی پرابلم نہیں، امیگریشن کی وجہ یہاں کوئی پرابلم نہیں. ہاں سکتا ہے، ہاں جب آتے وقت وہاں پرابلم ہوگی، لیکن یہاں تو کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب، حال ہی میں یہ غلط افواہ پھیلائی گئی کہ عازمین اب آب زمزم وہاں سے نہیں لا سکیں گے. اس کے بعد پھر وضاحت بھی ہوئی اس کی کہ کم از کم 5 لیٹر عازم اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کی میسج کوئی رہے گی عازمین کے؟ دیکھیے اس میں کوئی صداقت نہیں تھی کہ سعودی عرب نے بین کیا تھا. ہاں ایک پر بین کیا تھا. دیکھیے جب ہم وہاں سے حاجی صاحب آتے تھے تو جو ان کا لگیج ہوتا تھا اس میں وہ لاتے تھے آب زمزم الگ کر کے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 لیٹر تو بہت کم ہے، اس لیے زیادہ. اب اس پر بین ہے. جو باقی جو 5 لیٹر ہیں وہ ہم ایڈوانس میں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. جب ہماری فلائٹ یہاں سے جائیں گی تو وہاں سے خالی آئیں گے، وہاں سے جب خالی آئیں گے ان میں ہم لائیں گے ایڈوانس میں 5 لیٹر ہر ایک آدمی کے لیے، اور وہ ڈمپ رہے گا ہمارے ایئرپورٹ پر. جو ہی حاجی صاحبان وہاں سے آئیں گے تو وہاں ایک 5 لیٹر کا کین ہم ان کو حوالہ کریں گے ایئرپورٹ پر. اس میں کوئی پرابلم نہیں. صرف بین اسی پر ہے جو لگیج میں لاتے تھے نا، اس پر بین ہے ٹوٹل. باقی کسی پر نہیں. کون کر سکتا ہے آبزن کو بین لانا؟ یہ تو بلو کے وقت سے. بغیر محرم کی کتنی خواتین عازم ہیں جنہیں جموں کشمیر سے بیت اللہ کے لیے جانا ہے، اور ان کی رہائش کے لیے کس طرح کے خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہاں، ان میں ہمارے پاس 10 آئی تھی 2 کورس میں 5. اب 2 میں ایک نے کینسل کیا ہے.
क्योंकि उन्हें पैसा नहीं भर दिया, वो तो कैंसिल हो गया, अब 8 रहेगी। तो यहाँ तो हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं है उनके लिए, लेकिन वहां जो है वहां तो बिल्कुल उनको अलग होता है। तकरीबन जो सुनने में आया 5000 ऐसी खवातीन हैं तमाम इंडिया से, तो विदाउट महरम जाती हैं, उनमें से हमारी भी ये 4 हैं। तो ये उनकी रहाइश और हमारी एक ही जगह होगी, उनकी अलग रहाइश होती है वहां पर। मीना भी होती है अलग, और बिल्डिंग बेस भी अलग होती है टोटली। बहुत सारे लोग पहली बार गए होते हैं, उनको पता नहीं है, तो उनमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस साल शायद वो ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि इस साल ट्रैफिक कम होगा। हमारा तो तकरीबन 2 लाख का होता था यहाँ टोटल हाजी, इंक्लूडिंग PTOs। तो इस साल तो सिर्फ 82,000 हमें मिला है पूरा। उस हिसाब से वहाँ रश बहुत ही कम होगा, 50% रश होगा कम, इसलिए काफी वैसे नहीं आएगी इंशाल्लाह। नहीं मैं अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो क्यू में है, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें बारी मिलेगी, तो कितना है कि और बढ़ सकता है कोटा? देखो, आप उस पर भरोसा नहीं है। देखिए, हमें तो इतना भी भरोसा नहीं था कि हमें इतना मिल जाएगा। हम तो हैरान हो गए। देखो 764 और मिल गए हमें, इंक्लूडिंग वो 390 के। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि और भी मिल जाएगा, क्योंकि शायद कहते वहाँ इंडिया में कम ही आए हैं, तो वो डाइवर्ट भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि और भी। अब वो ऊपर वाले का है, जिसका बुलावा आएगा तो वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी को भी बुला सकता है वहाँ। और हमारी तो मेहनत सब आएगा उतर जाएगी, जब उसको बुलाना होगा तो वो सीधा जाएगा। और मैं ये तो अब अगर किसी का नहीं आया ऐसा तो अगले साल रहेगा इंशाल्लाह। जब तैयारियां मुकम्मल होती हैं या आज़मीन हज हाउस आते हैं, फिर वहां से उनको एयरपोर्ट ले जाया जाता है, अमले की जरूरत पड़ती है। क्या इस हवाले से मुस्लिम महकमों से भी मुलाजमीन को लिया है ताकि बेहतर सहूलियात एक आजिम को मिल सके वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। 20 तारीख को मीटिंग तमाम स्टेक होल्डर्स की डिवकॉम ने ली है यहाँ पर। उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको कहा है हमने कि इसको क्या करना है, और वो इन प्लेस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमें होम गार्ड से कोई 30 बंदे लाने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो हाजी साहिबान यहाँ आते हैं तो अंदर हम किसी को आने नहीं देते हैं एक्सेप्ट हाजी और उसका सामान। अंदर हमारे होम गार्ड्स के वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो उनको अंदर तक, जहाँ तक वो एक्सरे होता है वहां तक पहुंचाते हैं। उसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। अच्छा, कोई ऐसी मैसेज आज़मीन के लिए या उनके रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो आजिम है उनके साथ बहुत सारा काफिला भी साथ होता है, तो वहाँ भीड़ भाड़ होती है ज्यादा हज हाउस में, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? पहले मैं आज़मीन के लिए एक मैसेज जरूरी दूं, आज से अपना खास सेहत का खास ख्याल रखें, हुजूम में न जाए, ये पार्टियां वार्टी बंद कीजिए, क्योंकि RTPC वो उनको नेगेटिव आना चाहिए, ऐसा ना हो कि पॉजिटिव आ जाए। अगर खुदा ना खासा किसी का पॉजिटिव आ जाए, उसको हम बोर ही नहीं कर सकते, उसका हो सकता है कैंसर भी हो सकता है आज। इसलिए आज से उनको कहता हूँ कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, भीड़ भाड़ से दूर रहो, और हो सके कि मास्क भी लगाया करो आज से। और जो भी बाकी जाते वक्त जब लोग आते हैं तो उनको यही है मैसेज कि वहां ज्यादा भीड़ न लगाएं, क्योंकि उससे जो आम राहगीर है उनको भी प्रॉब्लम होती है। वहां हमने उनको ट्रैफिक जाम के मनाज़िर भी देखने पड़ते हैं। उनको मखसूस हमने पार्किंग रखी है, वहां पर अच्छी पार्किंग है, वो वहीं जाए, तो ज्यादा वहां भीड़ भाड़ लगाए। ये उनके लिए बड़ा कष्ट हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि टीकाकारी के हवाले से जो आपने बात कही है, क्या आपकी जानिब से इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं ताकि एक ही छत तले एक आजिम को सहूलियत टीके के हवाले से फराहम हो सके? देखिए, पहले तो हमें ये पता था कि जो यहाँ तो इसके अलावा जो टेस्ट हमने लेना है कोविड का, RT-PCR टेस्ट तो लेना है 72 घंटे पहले ऐसा था हमें नोशन कि शायद ये हमें अपने अपने जगह पर ही करेंगे। हाजी साहब अपनी अपनी जगह, यानी कोई लद्दाख का होगा लद्दाख में करेगा, बांदीपोरा का होगा बांदीपोरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल ही मुझे एक वहां से इंफॉर्मेशन मिली हाजी फैमिली से, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एम्बार्केशन पॉइंट पर ही होना है ये टेस्ट, इसके लिए स्पेशली कोई एजेंसी आएगी, वो करेंगे टेस्ट यहाँ। उस हिसाब से तो उनको हाजियों को किसी लामहल श्रीनगर में आना ही आना है। ये तो वैक्सीन इसके अलावा जो ये दूसरे वैक्सीन दूसरे वैक्सीन हैं, वो 3 वैक्सीन है उसमें, यानी एक तो है मेनिंजोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो हम जो हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट है, इनसे हम मशवरा करके हम देखेंगे, अगर उसी दिन हो सकेगा जिस दिन उनको हमें RT-PCR टेस्ट के लिए आना है, उसी दिन हो गया तो हम उसी दिन करवाएंगे। पहले उनसे मैं मशवरा करूंगा, उसके बाद अगर नहीं हो गया तो फिर हम उनको भेजेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में।
اچھا اس کے لیے تو ایڈوانس کو جانا پڑے گا. ہاں ابھی ٹرائی کوئی میسج آئے گی خاص طور. ہاں بالکل بالکل میسج آئے گی, ہم میسج بھی دیں گے ان کو. دیکھا ہم نے یہاں سے ایس ایم ایس سروس بھی شروع کی ہے, ان کو ایس ایم ایس بھی آئے گا. ہم ان کو جس کو جانا ہوگا, مانو کسی کو آج جانا ہوگا, جو آج کے جو فلائٹس والے لوگ ہیں ان کو جائے گا میسج کہ آپ 3 دن, باقی کو نہیں, باقی سب آئیں گے وہ نہیں. اسی دن جس دن ان کو 3 دن پہلے آنا ہوگا یہاں ٹیسٹ کے لیے, یا جو ویکسین کرنی ہوگی وہ میں ہیلتھ والوں کے ساتھ مشورہ کر کے اگر ہو سکے یا تو اسی دن کریں گے, یہیں ول 1 ہوگا, ٹیسٹ بھی ہوگا اور ویکسین بھی, اگر نہیں تو پھر ان کو اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی کرائیں گے. بہرحال آپ نے ای ٹی وی بھارت سے بات کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو.